वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, हालांकि लेट वीडियो में बना रहा हूँ। और मुझे मतलब याद आया, एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सीसेट का कम्युनिकेशन सर मतलब लास्ट 10 ईयर अगर मिल जाए तो उसे एक बार देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ताकि आइडिया लग जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने अरेंज किया है ये, और इसमें क्या है 2012 से 19 तक सीसेट के क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश करते हैं जितने हो जाएंगे इस वीडियो में उसकी करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। संप्रेषण की बात इन्होंने की है, मतलब कम्युनिकेशन की बात की। तो कम्युनिकेशन की एक बार समझ लीजिए, बातचीत है ना। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, ठीक है। तो या कोई मैसेज देना, कोई बात अपनी कम्युनिकेट करना, अपना मैसेज ट्रांसफर करना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। मान लीजिए अगर दो बंदे हैं, है ना, जैसे एक पर्सन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अगर कोई मैसेज देना है, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करनी है, तो सही बातचीत क्या होगी। पहली बात तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मैसेज देना चाहे। फिर इसके बाद दूसरा इसके कोई मैसेज होना चाहिए, पहला मैसेज भेजने वाला, फिर मैसेज उसके पास हो, फिर कोई माध्यम हो। माध्यम होगा ना तब ना काम चलेगा, चाहे पोस्ट ऑफिस है, चाहे मतलब मोबाइल है, मेल है, कुछ भी है। उसके बाद एक रिसीवर होना चाहिए जो मैसेज आपको रिसीव करेगा, वरना कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना। एक सेंडर होना चाहिए, सेंड करने वाला, एक रिसीवर होना चाहिए। एंड परफेक्ट कम्युनिकेशन क्या बोलता है कि आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, है ना, फीडबैक शुड बी देयर। मतलब क्या है कि आपका फीडबैक भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा संप्रेषण, इन पहला क्वेश्चन क्या है कि संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण क्या है, मतलब लास्ट स्टेज इन कम्युनिकेशन, है ना, स्टेप्स। तो ये हो जाएगी आपकी प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक। लास्ट वही हो जाएगा ना, मतलब मैसेज रिसीव करने के बाद क्या जाएगा, फीडबैक जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक समझ आया होगा, है ना। दूसरा क्या है ये देखिए, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना, ये होता है आपका अधोगामी, है ना, अधोगामी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको मतलब देख लेनी। अच्छा, इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। अधोगामी मतलब संप्रेषण होता क्या है। इसके अंतर्गत विचारों को या सूचनाओं को उच्च स्तर से निम्न स्तर में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कोई काम करना अपने जूनियर को भी, मतलब अगर कोई मैसेज देना है तो कैसे भेज देंगे, तो द परफेक्ट कम्युनिकेशन फॉर दिस क्या हो जाएगा आपका, अधोगामी संप्रेषण, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है ना। क्या शोर बाधा है, बिल्कुल बाधा है ना। पूर्वाग्रह बिल्कुल बाधा है। कि पूर्वाग्रह मतलब जैसे कि पहले से अंदाज लगा लेना। जैसे अगर आप मान लिया किसी ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं या क्लर्क से मिलने जा रहे हैं और पहले आपको अंदाजा है यार ये खड़ूस टाइप होगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, तो आप उस तरीके से उस लहजे में, उस कंफर्ट जोन में आकर के परफेक्ट तरीके से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाएंगे। तो पूर्वाग्रह भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद सक्रिय श्रवण, मतलब सक्रियता के साथ सुनना। अगर किसी की बात अच्छे से सुनी जाए तो दिस इज द मतलब क्वालिटी हो जाएगी ना, दिस इज द गुड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये डिस्टर्ब नहीं है ना। तो इसको अनुपयुक्त माध्यम, मतलब माध्यम का ठीक ना होना, ये तो बाधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इस सक्रिय श्रवण मतलब जागरूकता के साथ में अगर सुना जाए तो ये आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा, मतलब उसकी क्वालिटी हो जाएगा, ना कि बाधा हो जाएगा। फोर्थ वन देखिएगा, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है ना। कैसे किया जा सकता है, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने से प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। मतलब सुनने को अच्छी तरीके से, जैसे ये बात याद रखिए, कैसे, जैसे आपने कोई बात सुनी है तो उसका अच्छी तरह से परिभाषित कैसे कर सकते हैं, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया से। 2018 का पेपर है ये, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ। प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं। प्रतिक्रिया क्या है, तो एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। प्रतिक्रिया मतलब क्या है, एक संदेश आया, उसमें आपकी क्या समझ है, उसकी पुष्टि आप जो करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, प्रतिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है ना, क्षैतिज संप्रेषण। तो इसका मतलब एक बार सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि वो आपको याद रहेगा। हालांकि आंसर इसका पता ही हो गया आपको, पार्श्विक संप्रेषण, है ना। अधोगामी समझ आ गया होगा, ठीक है, क्या होता है वो, जब कम्युनिकेशन बड़े लेवल से मतलब नीचे की तरफ हो। देखो पार्श्विक संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। क्षैतिज संप्रेषण समान स्तर की, क्षैतिज मतलब समान स्तर के, बराबर एकदम, और अधोगामी मतलब नीचे की तरफ, मतलब जो है ना, सीनियर से जूनियर, ठीक है। तो ये दोनों में अभी दो हमने सीखे हैं, जैसे जैसे आगे पढ़ते रहेंगे, है। तो इस प्रकार के संप्रेषण में सभी प्रकार की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं तथा सहयोगी भावनाएं समाहित होती हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित में कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है
प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, तो व्याख्यान शब्दों के साथ संवाद के माध्यम से हो पाएगा। दूसरा देखिएगा, ये तो करेक्ट आंसर है ही फिलहाल। दूसरा पढ़ लीजिए, क्यों नहीं करेक्ट है समझिए। प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, तो इसमें क्या शाब्दिक संवाद नहीं था, है ना। माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बच्चा रो रहा है, तो रोना शाब्दिक मतलब इंप्रेशन मतलब नहीं है, है ना, कम्युनिकेशन नहीं। दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए पत्र लिखा, तो पत्र क्या हो जाएगा, पत्राचार हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिएगा, ए में दिया गया वाक्य प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर वार्तालाप करते हैं तो ये वार्तालाप शाब्दिक संवाद कहलाता है। एकांकी, कहानी, नाटक आदि में इसका विशेष महत्व है, ठीक है। चलिए 8th देखिएगा क्या है। हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है। हाव भाव द्वारा अशाब्दिक व्यवहार से, हाव भाव से अशाब्दिक व्यवहार से है ना। हाव भाव से भी चीजों को मतलब मैसेज को ट्रांसफर किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। 9th देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा का संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है ना। अनौपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण को मतलब शामिल नहीं किया जाता है ना। कक्षा का संप्रेषण के अंतर्गत औपचारिक, मौन तथा अप्रत्यक्ष संप्रेषण को शामिल किया जाता है, जबकि ये बात याद रखिएगा कक्षागत में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें अशाब्दिक अनौपचारिक को शामिल नहीं किया गया है। बाकी आपका जैसे चाहे आपका औपचारिक संप्रेषण तो रहेगा, मौन संप्रेषण भी शामिल है, अप्रत्यक्ष संप्रेषण भी शामिल है, परंतु अनौपचारिक को शामिल नहीं किया गया है। संप्रेषण मतलब आप देखेंगे कम्युनिकेशन का महत्व होता है। जिस तरीके से अब सिविल सर्विसेज का पैटर्न हो रहा है ना, क्योंकि उन्हें ऑफिसर्स के साथ साथ में अच्छे मैनेजर्स भी चाहिए, तो ये सब मतलब इंडस्ट्रियल अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, तो वहाँ पर इस तरीके से मतलब काम किया जाता है ना। नेक्स्ट पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। क्या माध्यम है, माध्यम नहीं होगा संप्रेषण, कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा। जीवन मूल्य एवं दृष्टि, तो जीवन मूल्य एवं दृष्टि का कोई मतलब कम्युनिकेशन में नहीं है ना। संचरण है, बिल्कुल है। सूचना है, बिल्कुल। सूचना ही नहीं होगी तो किसी के देंगे जाके मैसेज, है। नेक्स्ट में देखिएगा, अधोलिखित में कौन सा सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है ना। ज्यादा व्यक्तिक होना, ये मतलब संप्रेषण सकारात्मक नहीं है ना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। संप्रेषण का सकारात्मक माध्यम ज्यादा व्यक्तिक होना नहीं है, जबकि दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्वेश, टनल, दृष्टि एवं समाधान की शीघ्र प्राप्ति सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम है ना। ज्यादा व्यक्तिक ये नहीं ठीक होता है। नेक्स्ट में देखिएगा, संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। वो आपका क्या हो जाएगा, स्पर्शी संचार। स्पर्शी संचार, संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए, है ना, कम करने के लिए स्पर्शी संचार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है नियंत्रण, है ना। जब चयन करेंगे, चयनों को संकुचित करना है तो नियंत्रण करना पड़ेगा, है ना। 2017 में होगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतः क्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। वो आपका क्या है, संगठनात्मक, ठीक है। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं। ये आपके नियंत्रण के उदाहरण हैं, है ना। ये सब चीजें आती रहती हैं, तो इनको थोड़ा सा अब देखिए। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है तुम और हम, या हम और तुम। तो ये देखिएगा, तुम और हम, मतलब वह और वे, ये सब नहीं, है ना। तो अपना याद रख लीजिए। आप अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी रट लीजिए, परसों आ जाके टिक्की लगाना है ना। इसके बाद देखिए, संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा चरण पहले आता है। पहले क्या आएगा, मैसेज लिखा जाएगा ना। पहले देखो, संचारण पहले भेज देंगे, है ना। ये कूटा अनुवाद, पहले डिकोडिंग थोड़ी कोई कर लेगा, पहले कोडिंग करेंगे ना, उसको बस समझना हो। तो पहले दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतः क्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है ना। ये सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल क्या करता है, इसको सुगमता प्रदान करता है, ईज करता है, आसानी देता है। अशाब्दिक संचार में निहित है ना। तो क्या है, भाव भंगिमाएं रहेंगी, याद रखिएगा। जहां पर बात ही नहीं करनी तो भाव भंगिमाएं होनी चाहिए, देह की मुद्राएं एवं भावना मतलब भावात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। चलिए आगे, मतलब एक चीज याद है कि भाव भंगिमा का होना परम आवश्यक है ना, इस प्रकार के कम्युनिकेशन में।
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो आपका वो जीवन कौशल का नहीं किया जाता, बाकी तो लोक कौशल, मृदु कौशल, है ना, और संगठनात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, ये सब हो जाएगा, लेकिन जीवन कौशल का प्रयोग नहीं करेंगे। 21 देखिएगा, अंतर्वैयक्तिक के संबंधों में किस में अधिक समय लगता है, टाइमिंग किस में लगेगा ज़्यादा, वो आपका सम व्यवहार में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा। ये थोड़ा सा क्लियर पिक इसकी नहीं आ पाई है ना। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, उसकी मतलब उसको क्या है, क्रोध को करेगा, है ना। अधिकारी देखो, कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है क्या, संज्ञात्मक, है ना, संज्ञानात्मक समझा जाएगा। चलिए, ये थोड़ा सा इस पेज में क्लियर नहीं पिक आ पाई है ना। चलिए फिर भी कोशिश करते पढ़ने की। क्या किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्व्यक्तिक कौशल क्या है? तो ये आपका है योग्यता। ठीक है, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण किसका है, यांत्रिक है, मतलब यांत्रिक बोले तो मतलब कोई मशीन लगी हुई है ना, तो ये सब चीज़ें हैं ना, टूल लगा हुआ है, यंत्र लगा हुआ है ना, इससे बात होती है। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, ये होता है आप इसे कैसे कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप अपनी बात को अच्छे से प्रभावी ढंग से कह पाएंगे आसानी से, ताकि सामने वाला मतलब उस बात को उसी तरीके से समझे जो आप कहना चाह रहे हैं। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप, है ना, सही समय पर मुस्कुराते हैं, मतलब तो ये क्या मतलब होगा, है ना, ये अपना देख लीजिएगा, 2016 में वो क्वेश्चन है ना। मेरे पास अगर और कोई पीडीएफ अवेलेबल होती है तो मैं आपको अरेंज कराऊंगा। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है, खराब श्रवण। सीधी सी बात है, आप सुन ही नहीं रहे हो, है ना, ध्यान से नहीं सुनेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, दो लोग बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। तो अच्छा, विनम्रता भी होना जरूरी सुनने के समय। अगर आप एक बात उसने बोली कि मतलब सरकार में ये कमी है, मान लिया कोई बात अगर हो रही, तो आप पूरी बात जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आपको उनका नज़रिया नहीं समझ में आएगा, है ना। तो पूरे कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, है ना। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। तो सरल भाषा प्रयोग, मतलब अगर सरल भाषा प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव रहेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वन क्या है, अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है, अनौपचारिक अंतः संचार, है ना। अनौपचारिक अपने सहयोगी व अधीनस्थों के बीच, है ना। तो इस सबसे जो प्रभावी जो संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है, वो अनौपचारिक अंतः संचार। निम्नलिखित में से कौन असत्य है, अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित हेतु, मतलब वो देखिएगा। पहला क्या, अनुकरण द्वारा ये हो जाएगा, है ना। सविराम दंड द्वारा ये थोड़ा सा अनुचित हो जाएगा। ठीक है, इसको ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें रटी लीजिए, रिपीट भी होते हैं, तो क्वेश्चन है ना। संबंधों की संरचना संबंधित है संगठन से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है, वो पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए किसी भी फेस में लाइफ के। निम्नलिखित में कौन संकेत असौहार्द पूर्ण समझा जाता है, वो आपका घूरना। घूरना मतलब दिस इज द बैड मैनर एक्चुअली, है ना। तो निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, वो है आपकी एकाग्रता। अगर आप आगे झुके का थोड़ा सा हल्का सा अगर आगे झुके हुए हैं किसी की बात सुनते समय, इट मीन्स कि आपके पास क्या एकाग्रता को मतलब जो है कंसंट्रेशन उस समय आपका ज़्यादा है। चलिए आगे देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है, किसका है स्वरूप, इसका आप सोल्यूशन में देख लीजिएगा। ये नृत्य कथनों का सही संकेतीकरण होता है, ये अशाब्दिक संप्रेषण है। नृत्य क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण है। अशाब्दिक संप्रेषण का अर्थ इशारों में बात करना तथा संप्रेषण में ध्यानात्मक शब्दों का अभाव है। ठीक, चलिए आगे देखिए, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या होता है, वो कूट संकेतन। ये देखो, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कूट संकलन मतलब इनकोडिंग, मैसेज लिखना। तो मैसेज जब कोड लिखेंगे, ठीक है, तो वो मैसेज हो जाएगा। उसके बाद जो है मैसेज जो है डिकोडिंग
हो जाएगी। तो ये मतलब कोडिंग मैसेज डिकोडिंग है ना। तो पहला चरण आपको मतलब कूट संकेतन है, जो कि इनकोडिंग भी उसको बोलते हैं। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह कहलाता है आपका विकर्णी संप्रेषण। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह कहलाता है आपका विकर्णी संप्रेषण। ठीक है। और निम्नलिखित, ये देखिएगा नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? वो आपका क्या है? चाचू संपर्क। ठीक। अंतर व्यक्ति कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावी ढंग से संप्रेषण कर सके, है ना। प्रभावी होना चाहिए। किसी भाषा का ज्ञान होने से और प्रभावी संप्रेषण करने में अंतर होता है ना। ठीक है। तो ये व्यक्ति को अंग्रेजी हिंदी दोनों, इसका कोई मतलब नहीं, कोई भी भाषा हो कोडिंग करने के लिए। तो ये चीज द परफेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पर देखते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य क्या है? संकेतों की तांत्रिक आवेगों में परिवर्तन करना। हाँ, यही परिवर्तन करना, ठीक है, ये अपना जिससे करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के हैं और रिपीट हो जाते हैं थोड़ा सा। इनकी जो हिंदी के टर्म्स हैं स्पेशली वो बड़े टाइट हैं, तो प्लीज इनको एक दो बार देख जरूर लीजिएगा। आगे देखिए, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? तो वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण जो है उसका संदर्भ कहलाता है ना। और अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वे क्या है ना। वे आपके ध्यान देना एवं प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ध्यान देना, उसके बाद फीडबैक देना। प्रतिपुष्टि बोले तो फीडबैक। ठीक है। फीडबैक इज लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना, तो इसको रट लीजिएगा। पेज प्रभाव स्पष्ट करता है उपयुक्त अपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, है ना। संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, ये कहलाता है आपका पेज प्रभाव। ठीक है। ये देखिएगा, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह क्या है ना। तो वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, ये टेक्नोलॉजी मतलब ये तकनीक बात करने के प्रयोग में लाई जा सकती है। अब पेज वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पेज प्रभाव उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थता से संबंधित है। सर्वप्रथम डोनाल्ड पेज द्वारा 1952 में संगठनात्मक संचार के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता की योग्यता एवं समर्थता के अधीन कर्मचारियों या अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध की आवश्यकता के मार्ग का सिद्धांत दिया, जो कि स्पष्ट संचार के संदर्भ में पेज प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए, तो अब ये जरा देखिए, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है, तो ये हो गया। उसके बाद एक सक्रिय श्रोता द्वारा श्रवण क्षमता है तो आवश्यक तकनीक निम्न प्रकार है। वक्ता की कहे गए शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, अवरोधों को कम करना, श्रवण हेतु स्वयं को तैयार करना, मुख्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछना। ये भी बहुत जरूरी है। अच्छे श्रोता की पहचान है प्रश्न पूछना, किसी प्रकार के तत्संबंधी निर्णय लेने से बचना, है ना। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण भाग है। संदेश क्या होता है? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। हाँ, ठीक है, ये अपना याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। अगर मुझे कोई और पीडीएफ मिलती है तो मैं आपको तुरंत भेजूंगा और इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आई होप थोड़ा बहुत आपको मतलब आइडिया लगेगा। थैंक यू। जय हिंद।